दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आज जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन वीर सावरकर, दूसरा ऑप्शन ऊधम सिंह, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह, चौथा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य कुछ नेताओं ने मिलकर के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और लेकिन जब भगत सिंह से ये लोग दिल्ली में मिले 1928 ईस्वी में, तब इसका नाम बदल दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और फिर इसके बाद 1925 में इसी संगठन ने जब इसके पहले जो संगठन था, सोशलिस्ट शब्द नहीं जुड़ा था, HRA का था, तो इन्होंने काकोरी कांड 1925 में काकोरी कांड यानी रेल डकैती का सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। और तो यही स्टेप हो गई। अब वीर सावरकर के बारे में एक फैक्ट है, 1904 ईस्वी में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और ऊधम सिंह लंदन गए थे और लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की थी 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। यह स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन इकबाल, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन मौलाना आज़ाद, चौथा ऑप्शन मौलाना आज़ाद। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद की एक पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम, और इन्होंने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। पटेल को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप की उपाधि दी जाती है, और ये पहले गृह मंत्री भी थे और उप मंत्री भी थे। इकबाल के बारे में है, इकबाल ने जो है एक गीत लिखा था जिसका नाम है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। महात्मा गांधी के बारे में ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और मौलाना आज़ाद जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और हम 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस मनाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गांधी इरविन समझौता क्या भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के लिए शुरू हुआ, मतलब किया गया, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, या असहयोग आंदोलन के लिए, या स्वदेशी आंदोलन के लिए? इसका आंसर आप बताइए। यानी गांधी इरविन समझौता जो किया गया, ये किस आंदोलन को रोकने के लिए किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, उसको रोकने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था। इसमें गांधी और इरविन के बीच में मुख्यतः 4 समझौते हुए थे। पहला ये था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित किया जाएगा, और पूर्ण स्वराज की मांग को वापस कर लिया गया था। और इसके बाद जो अंग्रेज़ों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जितने भी बंदी लोगों को जेल में डाला था उनको रिहा कर दिया गया था, ये समझौता था। और इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता था। और महात्मा गांधी राजी हो गए थे कि हम दोती गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा ऑप्शन है निष्ठा, तीसरा ऑप्शन अहिंसा, चौथा ऑप्शन है विराग। तो आप जानते हैं जैन धर्म किस पर ज़्यादा बल देता है? तो अहिंसा पर ज़्यादा बल देता है। और जैन धर्म में ये भी बताया गया है कि फसल काटना भी हिंसा बताया गया है। इसके कारण जो किसान वर्ग था इस जैन धर्म में शामिल नहीं हो सका,
और जैन धर्म के जो है 5 महाव्रत हैं। एक अहिंसा है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, सत्यवचन है, ब्रह्मचर्य है। अहिंसा मतलब हिंसा से दूर रखना, अपरिग्रह गर्ज है, अस्तेय, सत्यवचन और ब्रह्मचर्य, ये जो है 5 महाव्रत थे। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, M.A. जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली। इसका आंसर बताइए। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष था महात्मा गांधी को चुना गया। और अली बंधु के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा के सम्मान में भारत में यह चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। क्योंकि ब्रिटेन और तुर्की का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है तुर्की हार गया था और तुर्की के खलीफा के पद को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था, या खलीफा के पद को खलीफा को उनकी गद्दी से ब्रिटेन ने हटा दिया था। तो खिलाफत आंदोलन उसी भारत में चलाया गया। और महात्मा गांधी ने भी देखा कि ये भारत मुसलमान और हिंदू दोनों को एक मतलब मिलाने का काम करेगा, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन पे ज़्यादा उन्होंने रुचि दिखाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? आपको बताइए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? इसकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी समान बनी रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। और इनका ज्ञान हमें आँख के द्वारा हो सकता है। और प्रकाश को सबसे पहले रोमर ने नापा था। प्रकाश को सबसे पहले किसने नापा था? रोमर ने नापा था। और प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से निर्वात में चल सकता है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी गति होती है प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। यह घटना ध्वनि का क्या है? अनुनाद है, व्यतिकरण है, अनुकरण है, परावर्तन है। क्या है? इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां है। समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला अनुनाद है, व्यतिकरण है, अनुकरण है, परावर्तन है। क्या है? इसका आंसर आप बताइए। तो ये व्यतिकरण घटना कहलाती है। व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है? जब 2 ध्वनि तरंगें एक बिंदु पर पहुंचती हैं तो ध्वनि का व्यतिकरण होता है। आगे है ध्वनि किसी अवरोध के किनारे से मुड़ जाना। विवर्तन की परिभाषा क्या होती है? यानी विवर्तन की क्रिया होती है जब ध्वनि किसी अवरोध के कारण मुड़ जाती है तो वो विवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह स्टेटमेंट किसने दिया? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन पहला किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम। कौन सा है? तो ये किरचॉफ का नियम है। पहला 8वें का आंसर है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने बताया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अब रेगिस्तान दिन में अधिक गर्म हो जाता है इसी नियम के कारण, और रात में अधिक ठंडा हो जाता है, तो ये किरचॉफ का नियम है। अब स्टीफन ने बताया था कि जब किसी वस्तु
किसी वस्तु के तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी E प्रोपोर्शनल T⁴, ये स्टीफन का नियम है, E प्रोपोर्शनल T⁴। और अगर यहाँ ये प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा T⁴, जहाँ सिग्मा जो हो जाएगा एक नियतांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। 9 में कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा असत्य है। शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट उच्च धाराओं से धारा मापी की रक्षा करता है। धारा मापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। इसका आंसर दीजिए, कौन सा असत्य है। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धारा मापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा मापी के श्रेणी क्रम में नहीं, बल्कि श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता, बल्कि ये समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। और शंट का प्रतिरोध कम होने से शंट युक्त धारा मापी कुल प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और गैलोमीटर का काम क्या होता है, धारा मापी को वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां लेंगे। कह रहा है कि ये O = O में किस प्रकार का बंधन है। O डबल बॉन्ड O में किस प्रकार का बंधन है। सिंगल संयोजक बंधन है, द्विक संयोजक बंधन है, त्रिक संयोजक बंधन है, वैद्युत संयोजक बंधन है। इसका आंसर दीजिए। तो देखो डबल बॉन्ड है, ये O और O में डबल बॉन्ड है, इसलिए द्विक संयोजन बॉन्ड कहलाया जाएगा। ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में हमेशा डबल बॉन्डिंग होता है। और नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्डिंग क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके रासायनिक बॉन्ड बनाता है, इसे संयोजन क्रिया भी कहते हैं। जितना आयनिक बॉन्ड प्रबल होता है, आयनिक बॉन्ड सबसे प्रबल बंधन होता है, यानी आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, फिर उससे कम संयोजन बंध होगा फिर उससे कम उपसंयोजक बंध होगा। इस तरीके से ये क्रम चलता है, फिर हाइड्रोजन बंध सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके ऑप्शन पहला पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्र में। इसका आंसर दीजिए। अगर एक वर्णांध पुरुष एक महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे, यानी इसका आंसर बताइए। तो पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे, यानी पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होंगे। वर्णांधता क्या है, एक रोग है, और जिसके कारण जो है एक या अधिक जो है रंगों, लाल हरा को जो है लाल और रेड एंड ग्रीन में अंतर डिफरेंस नहीं कर पाता। ये एक जो है जेनेटिक रोग है। और इस रोग की जो वाहक होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये कहा जाता है, इसे राजशाही रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। रिफ्रेश रेट, कलर डेप्थ, व्यूइंग साइज, रेजोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को रेजोल्यूशन कहते हैं। और पिक्सल जो है सबसे छोटे बिंदु हैं जिनके द्वारा जो
पिक्चर की क्वालिटी होती है वो बताया जाता है। और जो पिक्सल डिपेंड किस में करता है, हमारे कलर दो तरह के होते हैं, प्राथमिक कलर यानी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में लाल हरा नीला आ जाता है, यानी RGB आ जाते हैं। द्वितीय में जो है, द्वितीय कलर में पीला, मैजेंटा तथा स्वान को द्वितीय कलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? जो टकसाल है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय, चौथा ऑप्शन है उद्योग वाणिज्य मंत्रालय। ये इसका आंसर बताइए। तो जो टकसाल है वो जो उसका ढलाई का काम है वित्त मंत्रालय करता है। और जो हमारे भारत में है मुख्यतः चार जो है प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। एक नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में देवास प्रेस MP में है, मैसूर प्रेस कर्नाटक में है और सलबोनी प्रेस पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश क्या शामिल होता है? प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट, पोर्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CD ड्राइव, क्या शामिल होता है आप बताइए। तो प्रोसेसर में एक जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है। अब ये CPU के तीन भाग होते हैं। जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैथमेटिक ऑपरेशन करना, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब क्रिया कराई जाती है। मेमोरी यूनिट होती है, ये डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। और फिर एक कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंप्यूटर के सभी भागों पे कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? पहला है प्राथमिक घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है राजस्व घाटा, चौथा है आय व्यय घाटा। तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है ये आप देख लीजिए। राजकोषीय घाटा जब निकाला जाता है तो यानी कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिशन माइनस राजस्व प्लस ऋण वसूली बराबर राजकोषीय घाटा होता है। अब राजस्व घाटा बराबर जब एक स्टेप और है, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। प्राथमिक घाटा का फार्मूला क्या होता है? प्राथमिक घाटा का फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी। एक बार फिर से देख लीजिए। राजकोषीय घाटा यानी टोटल कुल व्यय माइनस राजस्व ऋण की वसूली। और राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। और फिर इसके बाद प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी। और इसलिए इस फार्मूले का हम अप्लाई करेंगे तो राजकोषीय घाटा ही उत्पन्न होगा, सबसे बड़ा होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, रघुराम राजन, D सुब्बा राव। तो इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, उदारीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो मनमोहन सिंह जो है 1991 ईस्वी में वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव PM थे। तभी इन्होंने जो है आधुनिक उदारीकरण का मॉडल लेकर के आए थे मनमोहन सिंह। और इस भारत में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय जो है मनमोहन सिंह को जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आपको लिस्ट दी गई है, आपको मिलाना है। पहला है भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? ध्यान करिए,
वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है ये बताइए। प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में ये बताइए। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में ये बताइए। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद में है। वित्त आयोग 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण है 323 के काम में है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है। आपको बताना है कौन सा अंतिम प्राधिकारी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है। पहला उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन संघ। तो इसका आंसर आप बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या करने का राइट किसको है। तो सुप्रीम कोर्ट को है, यानी उच्चतम न्यायालय को है। और ये जो है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 147 तक इसका उपबंध किया गया है कि जो संविधान है उसकी व्याख्या कौन करेगा। तो 124 से लेकर 147 तक। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। और संवैधानिक शासन की पद्धति में इसका जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो उनकी व्याख्या करने का और उन पे जो है निर्णय लेने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का है। और इसीलिए जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी इसे घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार यानी जो उसको वीटो दी गई हैं वो कौन सी हैं ये बताना है आपको। आगे है, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति में निषेधाधिकार की जो है शक्ति किसको दी गई है। तो ये बताना है भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति क्या है। तो पहला ऑप्शन है संपूर्ण निषेधाधिकार, दूसरा ऑप्शन है पॉकेट वीटो और तीसरा ऑप्शन है निलंबनकारी निषेधाधिकार, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए ये जो है कौन कौन से जो है उसको वीटो पावर दी गई है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को सभी प्रकार की वीटो दी गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो अगर उसे लगता है उसके विवेक के अनुसार ये जो है विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या उस पर रोक लगाना चाहता है तो उसके पास जो है 3 प्रकार के वीटो दी गई हैं जिनको संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और ये जो है सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था और डाक पत्र के माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। भारत में निलंबनकारी बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। पहला ऑप्शन हल्दिया है, दूसरा ऑप्शन मुंबई है, तीसरा ऑप्शन चेन्नई है, चौथा ऑप्शन विशाखापट्टनम है। तो कौन सा खुला बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो चेन्नई जो है एक खुला बंदरगाह है, इसे कृत्रिम बंदरगाह भी कहते हैं और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह भी चेन्नई को ही कहते हैं। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पहला नंबर मुंबई है, दूसरा नंबर चेन्नई है और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम का है, विशाखापट्टनम उड़ीसा। और जो सब भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ। ऑप्शन पहला कृष्णा, सतलज, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आप बताइए। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में सतलज नदी में हुआ था। आंसर बता दिया इसका। तो क्या हो जाएगा, किस नदी पर हुआ था, तो सतलज नदी पर हुआ था। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कोल डैम परियोजना जो है 2000 ईस्वी में चालू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी ज़िले की सीमा पर बनाया गया है। और इस जो परियोजना है जब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दिल्ली 3 स्टेट को इसका लाभ होगा। दिल्ली,
दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और यूपी को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलान स्थल है। पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन पलानी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन नंदी पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका 22 नंबर का आंसर बताइए। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का मिलान बिंदु है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में मिलती हैं। 3 राज्यों का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी। और इसको पूर्वी घाट, ये आपका पूर्वी घाट है, इधर आपका पश्चिम घाट है वेस्ट, इन दोनों का मिलान स्थल है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है और दक्षिण भारत जो सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है नीलगिरी की, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी जो है दुद्धा बेटा है। और ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति पाई जाती है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस लिए फेमस है, चाय, काफ़ी, मसाले के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 23। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। जो सबसे ज़्यादा अच्छी है कपास की खेती के लिए उसको बताना है। रेगुर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जड़ोर मिट्टी, लाल मिट्टी। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी है ये बताइए। तो रेगुर मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। और रेगुर मिट्टी जिसको लावा से निर्मित होती है, कौन सी किससे निर्मित होती है, लावा से निर्मित होती है। और काली मिट्टी मैग्मा लावा से निर्मित होती है। काली जो मिट्टी होती है मैग्मा लावा से निर्मित होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या चरनोजम मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें पाया क्या ज़्यादा जाता है, तो इसमें जो है पाया जाता है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, ये सब ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये वाटर को अधिक स्टोर करके रखती हैं। और सबसे ज़्यादा भारत की जो है सबसे अच्छी मिट्टी जो है जड़ोर मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 24 है एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है। रीपिंग, फैचिंग, स्कैनिंग, बर्निंग क्या है। तो 24 का आंसर बताइए। तो एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्निंग है। अब सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और सीडी और डीवीडी पढ़ने के लिए लेजर बीम नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और जो है ऑप्टिकल डिस्क में जो प्रयोग होता है होने वाला मीडिया सिंगल रिमूवेबल डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन है। पहला चीन, दूसरा यूएस, तीसरा भारत, चौथा अफगानिस्तान। तो दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो भारत है। आज हम लोगों ने जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।